Yes, dear students, today we are starting the mechanism of urine formation और वही यूरिन फॉर्मेशन जिसमें आपको 3 स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मेल्फिगन कॉर्पसेल्स में होगा, मैंने पिछले लेक्चर में मेल्फिगन कॉर्पसेल्स को डीपली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा स्टेप होगा सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। आज भी मैं थोड़ा साइड से काम करूँगा, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पे। मैं नीट के पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। जिस जगह पे मैं नीट के क्वेश्चंस बोलूँ, आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर नीट क्वेश्चंस। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन is completed into 3 steps. Number 1, ultrafiltration. Number 2, selective tubular reabsorption. Number 3, tubular secretion. 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बेटा अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के जिस पार्ट में होता है उस पार्ट्स को आप जानते हैं, कहते हैं मेल्फिगन कॉर्पसेल्स या दूसरे शब्दों में रीनल कॉर्पसेल्स। मैंने यहाँ पर मेल्फिगन कॉर्पसेल्स और आरसी रीनल कॉर्पसेल्स कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर? नाउ इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो मेम्ब्रेन्स इंक्लूड होती हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम में, वो 3 मेम्ब्रेन थी। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। पहली मेम्ब्रेन एंडोथेलियम cell lining of blood capillaries, means that glomerulus blood capillaries. Number 2 is the basement membrane and number 3 is the inner visceral epithelium, which have specialized podocyte cells which are arranged in a intricate manner, जिनसे वो स्लिट पोर बन रहे थे, आपने पिछले लेक्चर में देखा था। वहाँ से जो फिल्टर निकलता है फिल्टर स्लिट से, वो फिल्टर आकर इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है बोमेन कैप्सूल में। क्लियर हुआ? तो 3 जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। नंबर 1 इज़ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, जो टफ कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस कहलाता था, पिछले लेक्चर में मैंने बोल चुका हूँ। सेकेंड मेम्ब्रेन इज़ द basement membrane and third membrane is the inner visceral epithelium of Bowman capsule, because Bowman capsule is a double walled, outer is the parietal, inner is the visceral epithelium. Now in podocyte cells में स्लिट पोर्स से जो फिल्ट्रेट निकल के आता है, वो फिल्टर होकर यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं कैप्सुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? कैप्सुलर फिल्ट्रेट। बच्चों ध्यान देना, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, जो इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, वो आपका कहलाता है नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। इस नेट फिल्ट्रेट प्रेशर के कारण ही जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो तीनों मेम्ब्रेनस सिस्टम से एकम्प्लाइज होती है। अब सुनिए कौन कौन से प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं द वाइडर, ये डायमीटर में एफरेंट आर्टियोल ज़्यादा है, एफरेंट आर्टियोल कम है। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ these arterioles diameter, due to the difference of diameter in both afferent and efferent arteriole, now the hydrostatic pressure is called glomerular
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आर्ट्रियोल्स के डायमीटर में वेरिएशन है, उस वेरिएशन से जो प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर जो हुआ वो कहलाया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक प्रेशर ये हुआ जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू वेरीज होती है 60 to 75 mmHg। तो यानी GHP कितना होता है 60 to 75 mmHg, ध्यान रखिएगा। नाउ अब यहाँ पर दो प्रेशर और हैं, लेकिन वो दोनों प्रेशर क्या काम कर रहे हैं, वो GHP के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं, उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा मैंने रेसिस्ट करने वाले दोनों प्रेशर्स को एक साथ सम कर दिया। यानी वो कौन कौन से हैं, BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसके कारण होता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण होता है, आंसर इज द प्लाज्मा प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। नाउ GHP किसके कारण होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये चीज़ ध्यान रखना। कितनी वैल्यू होती है 60 to 75 mmHg, ठीक है। तो जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ब्लड प्लाज्मा के कारण होता है, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 30 to 32 mmHg। कितनी वैल्यू होती है 30 to 32 mmHg। लीजिए मैंने माइनस का निशान लगाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए 32, क्योंकि 30 to 32 mmHg होती, मैंने 32 लिख दिया। दिस इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सुनिएगा तीसरा प्रेशर और जो रेसिस्टेंस की काम कर रहा है, जो रेसिस्ट कर रहा है GHP को, जो रेसिस्ट कर रहा है GHP को, वो है कैप्सुलर फिल्ट्रेट प्रेशर। क्या है CFP, क्या है कैप्सुलर फिल्ट्रेट प्रेशर। BCOP की फुल फॉर्म क्या है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। GHP को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। NFP क्या है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, जिसके कारण जो आपका फिल्टर मेम्ब्रेन से होकर आएगा वो कितना निकलेगा, उसको निकालने का फार्मूला क्या है, GHP माइनस सम कर दीजिए दोनों रेसिस्ट करने वाले प्रेशर्स का, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूल फिल्ट्रेट प्रेशर। तो जो फिल्ट्रेट छन के आया है यहाँ पर, फिल्टर होके आया है, वो भी अपना प्रेशर लगा रहा है जो अपोजिट काम कर रहा है GHP के, वो कहलाता है कैप्सुलर फिल्ट्रेट प्रेशर। और इसकी वैल्यू वेरीज होती है बच्चों 10 to 18 mmHg। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ इसकी 18। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 रख लीजिए या आप 75 भी रख सकते हैं, माइनस कर दीजिए इसमें 50। तो इसमें आंसर क्या निकल के आएगा, या तो आप 60 से 50 हटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आप 10 mmHg भी लिख सकते हैं, और अगर आप 75 से लेते हैं तो आप 25 mmHg भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। द फिल्ट्रेट प्रेशर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। इट इज अबाउट 10 mm to 25 mmHg। एंड द फार्मूला क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे वो प्लस लगा सकता है, इनके बीच में माइनस कर सकता है, रॉन्ग हो गया। आपको ध्यान क्या देना है, जो मैं लिख रहा हूँ NFP
इक्वल टू GHP माइनस करना पड़ा। इन दोनों को इसलिए सम करना पड़ा क्योंकि ये GHP के लिए रेसिस्ट कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। तो रोकने वाले दोनों प्रेशर, जो प्लाज्मा प्रोटीन के कारण और जो फिल्ट्रेट कैप्सूल में आया वो वाला प्रेशर, दोनों को आप प्लस करिए, यानी मतलब BCOP 32 mmHg एंड CFP 18 mmHg, देन उसको माइनस कर दीजिए ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। और ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके कारण है बच्चों? जो हमारे एफरेंट और इफरेंट के आर्ट्रियोल के डायमीटर में जो डिफरेंस है उसके कारण जो प्रेशर है वो कहलाता ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। BCOP किसके कारण है? प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के कारण। CFP किसके कारण है बेटा? जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेट होकर आ गया उसका प्रेशर। तो आंसर ऑफ द नेट फिल्ट्रेट प्रेशर इज 10 mmHg और 25 mmHg अगर आप 75 कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर हुआ? ये कहलाया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जो किडनी होती है वो किडनी होती है उस किडनी में द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म इन 1 मिनट बाय बोथ द किडनी। दोनों किडनी से जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में, उस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। The amount of filtrate formed by both the kidney in 1 minute is called glomerular filtrate rate, and it is about 125 mm. It is about 125 ml per minute. अब यहाँ से नीट शुरू हुआ। पर मिनट को पर सेकंड भी कर सकता है, पर सेकंड को पर आवर्स भी कर सकता है, पर आवर्स को पर डे भी लिख सकता है। तो वी हैव टू केयरफुल फॉर द नीट कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनी इन 1 मिनट, आंसर इज 125 ml पर मिनट। क्लियर बात हुई? नाउ अब पूरे डे में कितना हुआ? इसी 125 को मल्टीप्लाई करिए 60 से, यानी मतलब आवर्स में बदलिए, और फिर एक दिन में आवर्स होते हैं 24 का मल्टीप्लाई करिए। नाउ द आंसर इज 180 लीटर पर डे। वैल्यू ध्यान कीजिए, जो GFR है अभी आप निकालना भी सीख जाएंगे। जो GFR है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है, इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। देखिए GFR इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by both the kidney per minute is the 125 ml per minute. Now in a one day, whole day, 125 multiply by minutes change into hours 60, and then number of hours in a day is 24. So the value of GFR is 180 liter per day. This is important for your need. The GFR for per minute is 125 ml. Now GFR value, the GFR value for day, for per day is 180 लीटर। क्लियर हुआ? आगे मैं चलता हूँ। आगे देखिए, समझिए, आगे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे मैं चलता हूँ। Now in case of you have already know the on the average 1100 to 1200 ml, on the average of 1100 to 1200 ml जो होता है वो फिल्ट्रेट बनने के लिए ब्लड पास आउट होता है। कहाँ से? बोमेन कैप्सूल से। कितना? 1100 to 1200 ml. This is the initial filtrate. This is the initial blood which is used for the filtration. कितना है? 1100 to 1200 ml। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो 1100 और 1200 मैंने ml लिखा हुआ है,
एक्चुअली में ये वैल्यू निकल के आती है कार्डियक आउटपुट से। आपको मालूम था कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, और फार्मूले में 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम था, उसकी मल्टीप्लाई 75 से करते थे तो लगभग आ जाता था 5 लीटर। नाउ उस 5 लीटर में जो 10% होता था वो खुद हार्ट लेता था, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। जो 15% था वो ब्रेन लेता था, 25% जो होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लेता है, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ओनली फॉर 20%। तो ठीक उस 5 लीटर का 20% निकाला तो ऑन एन एवरेज निकल के आया 1100 to 1200 ml। तो जो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारे जो वेंट्रिकल से 1 मिनट में हमारे जो वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप आउट होता है वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। उस कार्डियक आउटपुट का कितना पार्ट 1100 ml एंड 1200 ml किडनी में पहुंचता है फिल्ट्रेशन के लिए। क्लियर बात हो गई। 1100 to 600 ml जो कि कार्डियक आउटपुट का कितना पार्ट होता है 22 अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25%, 20 to 25%। ध्यान रखिएगा ज़रा, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो 1100 से लेकर 1200 ml जो ऑन एन एवरेज इनिशियल फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड आता है वो कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट होता है 20 to 25। देखिए ना, अगर आप 5000 लिखते हैं उसका आप 10% निकालते हैं तो 5000 का 10% होता है 500, 20 करते हो गया 1000। मैं बोल रहा हूँ 20 to 25%, तब जाकर वो वैल्यू कितनी बन गई 1100 से लेकर 1200 ml का। तो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ब्लड इज रीच टू द किडनी फॉर व्हाट, फॉर फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गई बात। अब सुनिएगा, इस ब्लड में जो रीनल प्लाज्मा होता है, इस ब्लड में जो रीनल प्लाज्मा होता है वो बच्चों कितना होता है, वो होता है 650 ml। कितना होता है 650 ml। इस 650 ml को क्या कह देते हैं, इस 650 ml को कह देते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। आपको मैंने पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो भी फिल्टर होकर फिल्ट्रेट यहाँ आएगा वो होगा प्लाज्मा प्रोटीन माइनस प्लाज्मा, मतलब प्रोटीन नहीं होगी, ना ही एल्बुमिन होगी, ना ही ग्लोबुलिन होगी, ना ही फिब्रिनोजेन होगा। इसीलिए नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। उसने ग्लूकोज लिखा, होगा ज़रूर, फैट लिखा, होगा ज़रूर, अमीनो एसिड लिखा, होगा ज़रूर, और एक ऑप्शन उसने लिख दिया ग्लोबुलिन। तो जब आपको मैं बता चुका हूँ कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्टर इकट्ठा हुआ है, वो बच्चों क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन माइनस प्लाज्मा। तो फिर एल्बुमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन ऑप्शन में हो, चाहे फिब्रिनोजेन ऑप्शन में हो, आपको तो यही बताना है कि ये पार्ट नहीं है किसका, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का। इन बातों पर ध्यान दीजिए पढ़ने से ज़्यादा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इस कार्डियक आउटपुट का जो 20 से 25% पार्ट है 1100 से लेकर कह सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml इज द ब्लड इज अवेलेबल फॉर द नेफ्रॉन। क्लियर ना, आउट ऑफ विच दिस इज नोन एज रीनल आर प्लाज्मा फ्लो। दिस इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो विच इज 650 ml। क्लियर बात हुआ। इस रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है ये कितना हुआ इसका, लगभग ये इसका हो गया बच्चों 55%। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज 55%।
तो इसका जो 1100 और 1200 ml है, अगर आप 55% निकालेंगे तो 55% अप्रॉक्स कितना निकलेगा, 650 ml, जो क्या कहलाएगा उसके अंदर, रीनल प्लाज्मा फ्लो। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। ये जो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसका 20% पार्ट ही 1 मिनट में आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में बदलता है। क्लियर बात हुई, कितना, 20%। तो अगर आप 650 का 20% निकालेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी आपके पास 125 ml पर मिनट, और यही कहलाएगा GFR। क्या कहलाएगा, GFR, यानी मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है वो कहलाएगा आपका 125 ml पर मिनट। फिर से सुनिए, 1100 to 1200 ml क्या आया, कार्डियक आउटपुट से 20 to 25% ब्लड आया, कार्डियक आउटपुट का हिस्सा। उसमें से 55% क्या था, रीनल प्लाज्मा फ्लो। केवल प्लाज्मा प्रोटीन ही तो नहीं थी, बाकी सब तो कंटेंट उसमें है फिल्ट्रेट में। अब उसका कितना GFR बना, कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, वो बना 20%। कितना, 20% ऑफ 650, तब वो निकल के आई वैल्यू अप्रॉक्स 125 ml पर मिनट, एंड दिस इज कॉल्ड GFR। क्या कहलाता है, GFR। क्या कहलाता है बच्चों, GFR। जो वैल्यू कितनी है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, और पर डे में वैल्यू 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। इस बात पर ध्यान देना, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको नीट के क्वेश्चन क्या मिले, GFR की वैल्यू 125 ml पर मिनट। नाउ पर डे में GFR कितना हुआ, 180 लीटर पर डे, 1 मिनट में 125 ml। क्लियर। जो 125 ml आया वो रीनल प्लाज्मा फ्लो का कितना पार्ट था, 20%। कितना था, 20%। और जो कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% पार्ट क्या था, इनिशियल फिल्ट्रेट के लिए जो ब्लड आ रहा था, कितनी वैल्यू थी, 1100 to 1200 ml। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर क्या होता है, 10 mmHg, और यू कैन से 225 mmHg नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर निकालने का फार्मूला क्या है, GHP माइनस ब्रैकेट में BCOP प्लस CPF। BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, नीट का क्वेश्चन। देन कैप्सुलर फिल्ट्रेट प्रेशर, दोनों को माइनस करिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी, दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बच्चों क्या कर रहे हैं, वो रेसिस्ट कर रहे हैं GHP को, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रेसिस्ट कर रहे हैं। एक प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जिसको BCOP बोल दिया, एक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के कारण जिसको CFP बोल दिया। तो 32 और 18 को प्लस किया, बना 50। उस 50 को जब 60 से माइनस किया तो फिर 10 mmHg आ गया। अगर 75 से कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि GFP जो इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर है वो उसकी वैल्यू 10 mm, उसकी वैल्यू 60 to 75 mmHg होती है। तो जब आप 75 से 50 माइनस करेंगे तो 25 mmHg आ जाएगा, और जब आप मान लीजिए 60 लेकर कंसीडर करके चलेंगे तो 10 mmHg आ जाएगा। तो 10 mmHg इज द नेट फिल्ट्रेट प्रेशर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कहाँ हो रहा है, मेल्फिगन कॉर्पसेल्स या रीनल कॉर्पसेल में, जो किसका बना हुआ है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का। कौन कौन सी 3 फिल्टर मेम्ब्रेन यूज हो रही हैं, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर सेकंड इज द इंटरनल विसरल एपिथेलियम, जिसमें क्या है, पोडोसाइट सेल्स। क्या चीज़ है, पोडोसाइट सेल। आगे चलते हैं, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर
रीअब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी की एक लाइन पर ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन कहती है कि एक दिन में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो लगभग दोनों किडनी एक दिन में जो जीएफआर है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट वो 180 लीटर पर डे है, लेकिन पर डे यूरिन कितनी निकल रही है, पास आउट हो रही है, ओनली 1 लीटर टू 1.5 लीटर। पहले एनसीईआरटी की इस लाइन को सुनिए। सेकंड, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को समझने से पहले एनसीईआरटी की एक लाइन समझिए। क्या लिख रही है एनसीईआरटी कि ऑन एन एवरेज अबाउट 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, or you can say kidney filter the filtrate about 180 liter per day, but the urine which is formed, or you can say pass out from the body, is about 1 to 1.5 liter per day। तो फिर रिमेनिंग 99% क्या हुआ? इसका तो मतलब यही हुआ कि रिमेनिंग 99% इज रीअब्जॉर्ब। रिमेनिंग 99% इज रीअब्जॉर्ब। रीअब्जॉर्ब वर्ड इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि जो हम भी फूड वगैरह जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एक बार तो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब जब एक्सक्रीशन प्रोसेस में यूरिन बनती है तो वहाँ पे दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बचा हुआ भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए रीअब्जॉर्ब बता रहे हैं। पहले तो एब्जॉर्ब हो चुका डाइजेशन में। चलिए देखिए, जो सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपके नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होता है। पहली चीज़ किस में होता है? ट्यूबुलर पार्ट में, यानी मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में हुआ? आपके कॉर्पसेल्स में। अब सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट जो ट्यूबुलर होगा। पहले यहाँ पे नीट के छोटे छोटे से क्वेश्चन समझते हैं। नाउ इन केस ऑफ पीसीटी जो पहला कॉन्वोल्यूशन है, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। पहला पॉइंट नीट का, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किस ट्यूब्यूल में होता है? द आंसर इज पीसीटी। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया मैक्सिमम, आपको तैयार आज ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आंसर इज असेंडिंग लिम्ब। मिनिमम लीजिए, मैं यहाँ पे मिनिमम लिख दे रहा हूँ, MIN लिख दिया मैंने। मिनिमम कहाँ होता है? असेंडिंग लिम्स में। मैक्सिमम कहाँ होता है? पीसीटी में। क्यों मैक्सिमम होता है? इसके लिए मैंने कल भी बात की थी। बिकॉज द पीसीटी जिस एपिथेलियल की बनी हुई है उस एपिथेलियल को कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में बच्चों माइक्रोविलाई हैं जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे रहे हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर कहीं ट्यूब्यूल पार्ट में कहीं पर हो रहा है तो वो क्या है? यूरिन फॉर्मेशन में। वो कौन सा कॉन्वोल्यूशन है? प्रॉक्सिमल, आगे वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। ये नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, मैंने कल भी बात की थी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, they are reabsorbed by active transport, clear? Then water and chlorides, they are reabsorbed by passively, ये पैसिवली हो रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है कि जो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर, बोथ 70 to 80% electrolytes and water both are reabsorbed here in PCT। यानी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर सुनिए क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है।
देखिए क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। 70 to 80% जो एरो बाहर की ओर निकल रहे हैं वो रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। जो एरो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पर होंगी, उनसे जो एरो इसमें रीनल ट्यूब से ट्यूबुलर पार्ट से फिल्ट्रेट में आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो सिक्रीशन वाला पार्ट होगा। थर्ड स्टेप, पहले इसको देखिए जहाँ एरो ऊपर लगा है बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी फ्लूइड में, ताकि एसेंशियल है, तभी तो यूरिन केवल 1.5 लीटर बन पा रही, 99 तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इसीलिए तो मैंने पहले NCERT की लाइन बोली थी। अब इधर देखिए, ये जो PCT है बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्या चीज़ तीसरी थी, फैट, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। और वाटर, क्लोराइड, ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, इसका भी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, PCT में। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, और कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। नाउ दिस PCT इज, आगे बढ़ी, आगे जाकर ये यूरिन को, फिल्ट्रेट को कहना चाहिए, फिल्ट्रेट को लेकर आ रही है लूप ऑफ हैनेल में। कहाँ लेकर आ रही है, लूप ऑफ हैनेल में। वही लूप ऑफ हैनेल जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में डीपली डिप था मेडुला पार्ट में, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में केवल लिटिल बिट डिप इन द मेडुला पार्ट, केवल टच कर रहा था मेडुला पार्ट में, वो लूप ऑफ हैनेल। क्लियर। नाउ अगला पार्ट जो है वो कहलाता डिसेंडिंग लिम्स। ये डिसेंडिंग लिम्स का थिक सेगमेंट है जिसका डायमीटर सेम डायमीटर होता है PCT का, यानी मतलब ये PCT से डेवलप हुआ तो जो इसका थिक सेगमेंट होगा उसका डायमीटर ठीक PCT के बराबर होगा। ये कहलाता थिक सेगमेंट, नीचे कहलाता थिन सेगमेंट। यही काम असेंडिंग लिम्स में भी है। जो असेंडिंग लिम्स का थिक सेगमेंट है उसका डायमीटर DCT के बराबर होगा, उसका डायमीटर बच्चों DCT के बराबर होगा। क्लियर हुआ। सेल कौन सी थी, कल का लेक्चर याद करिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। थिक सेगमेंट में कौन सी सेल थी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। PCT में कौन सी सेल्स थी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम, जिसमें माइक्रोबिलाई थे। तभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आंसर इज PCT, और सबसे कम मिनिमम असेंडिंग लिम्स में। आगे चलिए। नाउ यू फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डिसेंडिंग। ये लूप ऑफ हैनिल का डिसेंडिंग आर्म है, ये लूप ऑफ हैनिल का असेंडिंग आर्म है, क्योंकि ये फिल्ट्रेट को ऊपर ले जा रहा है, असेंड कर रहा है DCT की तरफ। किसकी तरफ असेंड कर रहा है, DCT की तरफ। क्लियर हुआ। तो ये नीचे थिन सेगमेंट है जो कि फ्लैट स्क्वेमस सेल्स के बने हुए हैं, थिन सेगमेंट। इस डिसेंडिंग लिम्स की खासियत है, इट इज, नीट का क्वेश्चन, इट इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू साल्ट। क्या खासियत है, इट इज, एरो से पता लग रहा है, इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू साल्ट। ठीक है, अगर ये वाटर के लिए परमिएबल है, इससे वाटर बाहर आ रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाहर आ रहा है, फिल्ट्रेट में वाटर कम हो रहा है, अंदर फिल्ट्रेट में सॉल्ट ज़्यादा है, इसके मतलब डिसेंडिंग लिम्स का क्या काम है, टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। ये नीट का क्वेश्चन। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट। क्यों कंसंट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्स है बच्चों वो परमेबल होती है वाटर के लिए और इम्परमेबल होती है साल्ट के लिए। इसलिए देखिए ये वाटर बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर जब बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो यूरिन के अंदर जो है, जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है यूरिन बनने के लिए, वो फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है, कंसंट्रेटेड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे पहुँचते हैं लूप ऑफ हैनिल, जो इसको भेज देता है असेंडिंग लिम्स में। कहाँ भेजता है, असेंडिंग लिम्स में। असेंडिंग लिम्स में पहला नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आंसर इज बच्चों असेंडिंग लिम्स।
असेंडिंग लिम्स कहाँ पे फिल्ट्रेट को ले जाता है? आंसर इज DCT। क्या आंसर है? DCT की तरफ। लेकिन असेंडिंग लिम्स की क्या प्रॉपर्टी है? ठीक डिसेंडिंग लिम्स से अपोजिट। क्या? असेंडिंग लिम्स इज परमेबल टू सॉल्ट एंड इम्परमेबल टू वाटर। जो असेंडिंग लिम्स है वो इम्परमेबल टू वाटर, परमेबल टू सॉल्ट। तो ये सॉल्ट बाहर निकाल रहा, रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? यहाँ सॉल्ट का हो रहा है। और कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनके बीच में मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये पूरा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में असेंडिंग लिम्स क्या कर रहा है? मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज द नीट क्वेश्चन। क्या काम है असेंडिंग लिम्स का? अगर असेंडिंग लिम्स बच्चों वाटर के लिए इम्परमेबल है, साल्ट के लिए परमेबल है, तो साल्ट तो रिलीज होकर जाएंगे आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्लियर हुआ? तो वहाँ पे तो जब साल्ट पहुँचेंगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देंगे। तो जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएंगे तो असेंडिंग लिम्स का क्या काम बता देंगे हम लोग कि मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये काम होगा असेंडिंग लिम्स का। और जब साल्ट कम हो रहे हैं, वाटर नहीं बाहर निकल रहा है, तो इस असेंडिंग लिम्स में जो फिल्ट्रेट होगा वो डाइल्यूट हो रहा होगा। यानी मतलब डाइल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है असेंडिंग लिम्स, कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिसेंडिंग लिम्स। आंसर मिला आपको नीट का। असेंडिंग लिम्स का अगर नीट क्वेश्चन देता है, ये पूछता है इसका मेन काम क्या है, तो मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज द आंसर। सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ट्यूब्यूल पार्ट में? आंसर इज द असेंडिंग लिम्स। प्रॉपर्टी के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इट इज परमेबल टू साल्ट, इनपरमेबल टू वाटर। क्लियर हुआ? अगला फिल्ट्रेट के ऊपर क्या इसका चेंज का रिजल्ट होगा? तो फिल्ट्रेट्स बिकम्स डाइल्यूट, लेकिन डिसेंडिंग लिम्स में कंसंट्रेटेड, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्स इज परमेबल फॉर वाटर। डिसेंडिंग लिम्स परमेबल है वाटर के लिए, तो फिल्ट्रेट से वाटर जा रहा है, तो यूरिन के लिए जो फिल्ट्रेट आ रहा है पीसीटी से वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, क्योंकि इससे वाटर बाहर निकल रहा है। और ये डाइल्यूट होता जा रहा है क्योंकि अब फिल्ट्रेट से साल्ट कम हो रहे हैं, वाटर कंजर्व है अंदर। क्लियर हुआ? आइए अगले पार्ट में चलते हैं। डीसीटी, इस वाले पार्ट में आते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने कल लेक्चर में कहा था नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। द कंडीशंस रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है नेफ्रॉन के? आंसर इज डीसीटी। आंसर इज डीसीटी। असेंडिंग लिम्स जो होता है वो फिल्ट्रेट को कहाँ ले जाता है? आंसर इज डीसीटी। जो असेंडिंग लिम्स का थिक सेगमेंट होता है उसका डायमीटर किसके डायमीटर के इक्वल होता है? द आंसर इज डीसीटी। आंसर इज डीसीटी। इस डीसीटी में क्या होता है? कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसे बच्चों? देखना जरा। इसमें ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। मैंने कल एक बात बताया था, कंडीशन मैंने क्यों कहा? कंडीशन मैंने इसलिए कहा कि बच्चों जिस समय सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है उस समय, मैं इसकी बात करूँगा अगले लेक्चर में जब आपको मैं पढ़ाऊँगा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अभी मुझे पढ़ानी है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुनिए कि कंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन क्यों है डीसीटी में? क्योंकि नीट का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये डीसीटी, क्योंकि यहाँ पर ये हार्मोन बेस्ड रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट होगा उससे एक हार्मोन निकलेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और बच्चों ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। किसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। यही नहीं, इसमें
वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो एडीएच कह लीजिए या वैसोप्रेसिन कह लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल लीजिए या वैसोप्रेसिन बोल लीजिए, जो कि निकलता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। इसलिए यहाँ पे डीसीटी में एक चीज़ बता दी गई है कि यहाँ पे कंडीशन है, जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम होगा। तो कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? डीसीटी में। कहाँ पे देखने को मिलता है? डीसीटी में। डीसीटी में ही बाइकार्बोनेट भी, ये देखिए मैंने बाइकार्बोनेट लिखा है, बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। बच्चों कलेक्टिंग डक्ट के बारे में सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसका मेन काम, पहले नीट का पॉइंट सुनिए। कलेक्टिंग डक्ट में पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड का मेंटेन होता है, यानी कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच and acid base balance of the blood. This is the first important question of the NEET. The second important question, now from the collecting duct there is urea is reabsorbed. Which is reabsorbed? यूरिया। तो यूरिया ये आ कहाँ रही है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो यूरिया किस लिए आ रही है? टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ताकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया, हालांकि यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अंदर की ओर आती है बच्चों, ताकि वो ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर सके। क्लियर बात हुई? इसी तरीके से इस कलेक्टिंग डक्ट में वाटर भी जो है, वाटर इस कलेक्टिंग डक्ट में जो वाटर है वो एडीएच हार्मोन, फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, वो हार्मोन्स क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखिए मैंने एरो लगा दिया, एरो लगाने के साथ साथ में मैंने यहाँ पे एडीएच भी लिख दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? वैसोप्रेसिन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सेकंड स्टेप सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की। पहले इसके इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन देखें। नीट का पहला क्वेश्चन, डाइल्यूट करने, जहाँ पे फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता है, आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। कौन सा लिम्फ वाटर के लिए परमेबल है? आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। कौन सा लिम्स इम्परमेबल है साल्ट के लिए? आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। क्लियर? नाउ किस लिम्ब का डायमीटर सेम होता है पीसीटी के? आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। चलिए डिसेंडिंग लिम्स का काम खत्म हुआ, आइए असेंडिंग लिम्स पे। सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। फिल्ट्रेट डाइल्यूट किस में होता है? आंसर इज असेंडिंग लिम्स। सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आंसर इज असेंडिंग लिम्स। क्लियर हुआ? देन फिल्ट्रेट डाइल्यूट किस लिम्ब में होता है? आंसर इज असेंडिंग लिम्स। देखिए असेंडिंग लिम्स ही मैं बोल रहा हूँ इस समय। नाउ डाइल्यूट फिल्ट्रेट कहाँ होता है? असेंडिंग लिम्स। किसका डायमीटर डीसीटी के डायमीटर के इक्वल होता है? आंसर इज असेंडिंग लिम्स। आंसर इज ascending limbs. Now which one limb is permeable to salt only? Answer is ascending limbs. Which one limbs is impermeable to water? Answer is ascending limbs. Now which limb help in maintenance of osmolarity? Which help in maintenance of high osmolarity of interstitial fluid जो इनके बीच में भरा हुआ है? medullary interstitial fluid. The answer is ascending limbs. आपने सारे असेंडिंग लिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुने, अब पीसीटी के सुनिए। नाउ विच सेगमेंट ऑफ द ट्यूब्यूल्स इन विच द सिंपल कोवाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज प्रेजेंट? आंसर इज पीसीटी। नाउ विच ऑफ द ट्यूब्यूल पार्ट शोज द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन? आंसर इज पीसीटी। Now all the essential nutrients are reabsorbed in which part of the tubule? Answer is PCT.
with now 70 to 80% of electrolyte and water is reabsorbed in PCT. Then water and chloride ion are passively reabsorbed in PCT. Now glucose, amino acid, fat reabsorbed by active transport, where answer is PCT. आइए DCT के सुनते हैं, सेकेंड स्टेप के इंपॉर्टेंट पहले नीट के क्वेश्चन। DCT में इंपॉर्टेंट वन, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यस, नाउ नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, conditions reabsorption. The part of the tubule which is responsible for condition reabsorption of sodium ion and water, answer is DCT. Now for sodium ion reabsorption, which hormone is important? Answer is aldosterone. For water reabsorption, which hormone is responsible? The answer is ADH, means that vasopressin. What is the source of aldosterone which help in sodium reabsorption in DCT? The source gland is the cortex of adrenal gland, the cortex part of the adrenal gland. Now what is the source gland of ADH, or you can say vasopressin hormone, which is responsible for the reabsorption of water during the condition reabsorption which take place in DCT? The answer is posterior lobe of pituitary. ये DCT के क्वेश्चन हुए सेकंड स्टेप के। क्लियर हुआ? आइए सेकंड स्टेप में इसके क्वेश्चन सुनते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के। कलेक्टिंग डक्ट में नाउ फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट सम यूरिया इज reabsorbed in the interstitial fluid. Why? To maintain the osmolarity. This is the need. Now the conservation of water is also take place in the collecting duct due to the ADH hormone, or you can say vasopressin hormone of posterior lobe of pituitary, antidiuretic hormone, or you can say vasopressin hormone, which is responsible for conservation of water. What is the important main role of collecting duct? Maintain pH and ionic balance of blood. Maintain pH and ionic balance of the blood. The role of collecting duct. ये तो थे क्वेश्चन नीट के सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से। आगे चलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन पर। किस पर चलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन पे। पहला नीट का क्वेश्चन, ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या काम है? टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। फिर सुनिए, टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड का बनाना और आयनिक बैलेंस बनाना, ये किसका काम है? ट्यूबुलर सिक्रीशन का। बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है? ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब समझिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है कि दिस इज द इफरेंट आर्टियोल विच फॉर्म द, जो क्या बनाती हैं? दीज आर द इफरेंट आर्टियोल विच फॉर्म द, क्या बनाएंगी ये? विच फॉर्म द व्हाट? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क ऑल अराउंड द ट्यूब्यूल। किसके? ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ क्या बना देंगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क, और जो पैरेलल होगा वो पासा रिक्टा होगा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द ट्यूब्यूल। नाउ देन व्हाट हैपन? अब कुछ सब्सटेंस क्या होगा? जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो एपिथेलियम ऑफ ट्यूब्यूल, जो ये रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल सेल है वो कुछ सब्सटेंसेस को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड से लेकर फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। किस में डाल देती हैं? फिल्ट्रेट में। ये चीज़ कहलाती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर से सुनिए, मैंने कहा इफरेंट आर्ट्रियोल ट्यूब्यूल के चारों तरफ, कल आप देख रहे थे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाया था। वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो पैरेलल होती थी, रन करती थी, लूप ऑफ हेनिल के वासा रिक्टा था, जो मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म आगे पढ़ाऊंगा, मैंने बताया है, वो बनाती थी। अब ये चारों तरफ जो गई हुई है, तो जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये
इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो इन चारों तरफ की जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उससे कुछ सब्सटेंसेस को लेकर फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहलाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एरो मैंने ऊपर लगाए हैं रीनल ट्यूब की तरफ, इसके मतलब वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड से सब्सटेंसेस को लेकर किस में डाल रही हैं बच्चों? इस फिल्ट्रेट में, जो अंदर फिल्ट्रेट है, इसी के अंदर तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है यूरिन बनने के लिए, उसमें एडअप कर रही हैं। ये चीज़ कहलाती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इसका काम क्या है? नीट का क्वेश्चन, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस बनाना बॉडी फ्लूइड का। कैसे? जैसे डीसीटी है, जैसे पीसीटी है। आपने देखा एरो मैंने एच आयन के लिए दिया, अमोनिया के लिए दिया, के आयन पोटेशियम आयन के लिए दिया। तो ये एरो मैंने नीचे से लिया और कहाँ पे एरो मैंने डाला? मैंने डाला रीनल ट्यूब्यूल्स के फिल्ट्रेट के अंदर जाने के लिए। नाउ दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पीसीटी पे किसका हो रहा है? सोडियम आयन, एच आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन, इसके अलावा हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ड्रग्स, ये सब भी सिक्रीट हो रही हैं। इन सब का भी ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, लेकिन कहाँ से? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो इफरेंट आर्ट्रियोल बना रही हैं उनसे। कौन स्पेशलाइज है इस काम के लिए? एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नाउ दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहलाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। आइए डीसीटी में पहुंचते हैं। डीसीटी में भी आपने 3 एरो देख लिए। डीसीटी में पोटेशियम आयन, अमोनिया और एच आयन, ये सब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से कहाँ जा रहे हैं? अंदर आपके फिल्ट्रेट में। किसकी मदद से? एपिथेलियल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल की मदद से। और मदद किस में कर रहे हैं? आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्लियर हो गया? बोलिए। नाउ दिस इज नोन एज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। आफ्टर दैट दिस बिकम यूरिन। लास्ट में क्या बन जाती है बच्चों? ये यूरिन बन जाती है। और यूरिन कहाँ से पास आउट होती है? आपको यूरिन के पास आउट का मालूम है सारा रूट। यूरिन के अंदर आपने देखा था 95% वाटर होता है, 2% साल्ट होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, रेस्ट 0.3% दूसरे मटेरियल होते हैं जिसमें विटामिन सी भी होता है, हिप्यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। इसके अलावा यूरिन का जो कलर होता है वो यूरोक्रोम पिगमेंट्स के कारण होता है। यूरिन में जो स्मेल आती है वो यूरोनॉट के कारण आती है, सब्सटेंस के कारण आती है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। आज आपने यूरिन फॉर्मेशन देखा कि पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द बोथ द किडनी इन अ मिनट इज 125 इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। नाउ इन अ डे द वैल्यू इज 180 liter per day. Now on an average the initial filtrate which is available for both the kidney for filtration is 1100 to 1200 ml. कितना परसेंट है कार्डियक आउटपुट का? 20 to 25%। उसके अंदर 55% क्या है? रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या है? रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू क्या थी? 650 ml। और अगर इस रीनल प्लाज्मा की वैल्यू देखी जाए इसका 20% तो वही बन जाता है GFR। तो अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाला जाए तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है इज इक्वल टू 125 ml अपॉन 650, यानी मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो। और ये GFR का अगर 125 ml को डिवाइड कर दें बच्चों रीनल प्लाज्मा फ्लो से तो वैल्यू निकल के आ जाती है 1/5 एंड दिस इज नोन एज दी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, इसी से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी निकल आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मूला क्या था नेट फिल्ट्रेट प्रेशर का? NFP = GFP माइनस ब्रैकेट में BCOP + CFP ब्रैकेट बंद।
जो GFP की वैल्यू क्या थी, इट वेरीज फ्रॉम 60 to 75 mmHg। BCOP की वैल्यू क्या थी, 30 to 32 mmHg। BCOP के अंदर किसके कारण प्रेशर था, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। CFP की वैल्यू क्या थी, CFP की वैल्यू क्या थी, 10 to 18 mmHg। CFP कौन सा प्रेशर था, जो कहाँ पे, जो फिल्ट्रेट जो आ गया है बोमेन कैप्सूल में, वो जो लगाता है किसके अपोजिट लगाता है, किसको रेजिस्टेंस करता है, इसी इफेक्टिव को, GFP को। इसीलिए फार्मूला क्या हो जाता है, GFP माइनस और ब्रैकेट में BCOP प्लस CFP, और वैल्यू निकल के आती है 10 mmHg, जो कहलाती है नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जहाँ पे आपने देखा था यूरिन को डाइल्यूट करने के लिए डिसेंडिंग लिम्स था, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए डिसेंडिंग लिम्स था, डाइल्यूट करने के लिए असेंडिंग लिम्स था, क्योंकि यहाँ पे केवल साल्ट बाहर रीएब्जॉर्ब होते हैं। ये केवल परमेबिलिटी देता है सोडियम साल्ट के लिए, इम्परमेबल होता है असेंडिंग लिम्स वाटर के लिए। सबसे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्स में होता है, सबसे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन PCT में होता है। लगभग 99% पूरा 180 लीटर पर डे में 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तभी यूरिन केवल 1 to 1.5 लीटर इन अ डे प्रोड्यूस होती है बॉडी में। क्लियर हुआ? 3 स्टेप में पूरी होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम क्या है, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करना। असेंडिंग लिम्स का क्या काम है, मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। डीसीटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, वो सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और एडीएस रीएब्जॉर्प्शन करा देता है वाटर का। वाटर हमेशा पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है, और बाद बाकी जितने भी आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट हैं पीसीटी में, वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा स्टेप जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, उसको बच्चों ने समझ लिया था कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी, उनसे सब्सटेंस मूव होता है और फिल्ट्रेट में एडअप होता है, क्योंकि जो रीनल ट्यूब हैं, उनकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो इन सब्सटेंसेस को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से लेकर फिल्ट्रेट में डाल देती हैं। दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। एरो से पता लग रहा है कि पीसीटी में H आयन, अमोनिया, K आयन, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन में फिल्ट्रेट में जा रहे हैं, और डीसीटी में K आयन, अमोनिया, H आयन, इनका सिक्रीशन हो रहा है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और लास्ट में, डीसीटी में बाइकार्बोनेट्स का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विच इज़ completed in 3 steps, and we have to careful about those points which I have discussed 2 times, 3 times in the lecture, because these are the primary base for the NEET paper. क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पूरा समझाऊंगा किस तरीके से रास के बारे में बात होगी, और निथिन साइकिल की बात करनी है, और मुझे काउंटर करंट मैकेनिज्म की भी बात करनी है, यानी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। शायद 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। God bless you all.